केशव जी, अगला सवाल ये है कि अब अगली बारी किसकी है? आपने खुद बताया 30 से ज्यादा अभी लोकसभा के सांसद इनको चाहिए। 362 एक आंकड़ा होता है अगर 2/3 चाहिए। अगर हम 540 के लिहाज से देखें तो अगली बारी किसकी हो सकती है? क्या महाराष्ट्र में ही शरद पवार वाली जो एनसीपी है, जिसके पास 7 लोकसभा के सांसद है, उन्हें तोड़ना आसान हो सकता है? क्योंकि वहां पर 2/3 क्या पूरे 7 ही आ सकते हैं। सुप्रिया सुले को छोड़ दे तो 6 तो आ ही चले जाएंगे। वाईएसआर कांग्रेस है आंध्र प्रदेश में, उनके पास 4 लोकसभा के सांसद हैं, क्या उन्हें तोड़ा जा सकता है? जेएमएम झारखंड में है, क्या उन्हें तोड़ा जा सकता है? आरजेडी के पास भी 4 लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसमें मीसा भारती या लालू परिवार के बहुत ही करीबी लोग हैं। या फिर समाजवादी पार्टी, जिसको लेकर इस वक्त खूब चर्चा हो रही है। लेकिन सपा को तोड़ना आसान भी नहीं होगा क्योंकि 37 लोकसभा के सांसद है। 2/3 के लिए आपको बहुत सांसदों की जरूरत पड़ेगी और उससे कम होगा तो बाई इलेक्शन होगा, उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से अगली बारी किसकी? ये 30 ज्यादा सांसदों की भरपाई कहां से करेगी बीजेपी? वैभव, सपा को तोड़ना जितना मुश्किल लग रहा होगा, आप 1 महीने पहले इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते थे कि तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना कितना मुश्किल होगा। चुनाव के दरमियान भी यह अनुमान नहीं लगा रहे थे और जैसे ही परिणाम आया तब भी आप अनुमान नहीं लगा रहे थे, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर चीजें बिखरने लगी। बिल्कुल। आखिर क्या समाजवादी पार्टी में बिखराव नहीं हुआ है? वहां पर भी अमर सिंह अलग हुए थे, वहां पर भी आजम खान ने अपने अलग सुर बनाए थे। यहां तक कि अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल ये भी अपना अलग धरा बना चुके हैं। बिल्कुल। आखिर रामगोपाल जी की क्यों हर दिन मुलाकात होती है अमित शाह से? कुछ तो बात होगी। अक्षय को किस बात की परेशानी थी? कुछ भी हो सकता है आज की राजनीति में। मैंने तो यहां तक कहा ना कि कल को अगर संजय राउत भी आए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो जाए, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। कुछ भी हो सकता है। आखिर यहां पर तो एक नेता के पाला बदलने की बात होती है, तब हम उसे टर्न कोट कहते हैं। यहां तो पूरा का पूरा कुनबा कुछ और बन जा रहा है। कल तक जो तृणमूल था आज एनसीपीआई हो गया, एक ऐसी पार्टी जिसका कोई नाम लेवा नहीं था। और यह भारतीय प्रजातंत्र का मखौल है कि जो पार्टी चुनाव में गई तक नहीं, चुनाव लड़ी ही नहीं, और रातों रात उसके 20 सांसद हो गए। चुनाव लड़ी भी है तो त्रिपुरा में कई उम्मीदवार उतारे थे, 1400 वोट टोटल मिले थे। दो सीटें लड़ी थी उन्होंने, माफ करें, लोकसभा में 2 सीटें लड़ी थी और कुछ 400 के आसपास दोनों उम्मीदवारों को अलग अलग। जी, ये स्थिति जिस पार्टी की थी उसे पश्चिम बंगाल में 20 सांसद बैठे बिठाए मिल गए। हो सकता है कि और कुछ सांसद मिल जाए। टूटना किसी का, देखिए क्यों कह रहे हैं कि 50 करोड़ बोली लगाई गई? तृणमूल वाले भी जो बचे रह गए वो भी कह रहे हैं कि उनके सांसदों की बोली लगाई गई। कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि उनको भी ऑफर किया गया था। आखिर ये सारे बिकाऊ सांसद विपक्ष में ही क्यों हैं? वहां पर जो शिवेंद्र जी की बात आती है विचारधारा वाली, वो वहां आती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद को तोड़ के ले जाएं आप, उनके भी तो 240 ही है ना, वो भी तो बहुमत से दूर है, उनको तोड़ के ले जाएं। तो ये सारे बिकाऊ सांसद विपक्ष में ही क्यों हैं? आखिर कुछ तो कमी है वहां पर, तब तो उन्हें खरीदा जा रहा है। बिकाऊ माल ही कोई खरीदता है ना, तो ये सारे सांसद बिकाऊ कैसे हो गए? पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल क्यों नहीं टूट सकता है? वहां पर भी तो असंतोष रहता है। मीसा भारती को आगे बढ़ाया जा रहा है, तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया जा रहा है, रोहिणी आचार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। वो कार्यकर्ता जो हमेशा पार्टी का सिंबल लेके चलते हैं, जो लालटेन लेके आगे आगे चलते हैं, उनका क्या क्यों नहीं तोड़ा? देखिए अब क्या आरजेडी में टूट नहीं हुई? उनके तो दोनों बेटे अलग हो गए। तेज प्रताप की राह अलग है और तेजस्वी की राह अलग, वहां भी टूट हो सकता है। जेएमएम का कुनबा मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा सुरक्षित लगता है क्योंकि उनके पास राज्य सरकार की ताकत है। बिल्कुल, लेकिन वहां भी कुछ भी संभव है। जो सबसे बड़ा इस वक्त अनुमान लगाया जा रहा है, एक तो उत्तर प्रदेश से लगाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगली साल की शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। और आखिर कोई तो शक्ति होगी, कुछ तो वजह होगा कि शिवपाल और अखिलेश अलग हो गए थे। और फिर उन्हें कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंचों से ऐसा बॉडी लैंग्वेज दिखाया, ऐसी बातें कही कि लग रहा है कि चाचा भतीजा में बर्फ पिघलने लगी है, लेकिन फिर भी वो एक नहीं हो पाते थे। फिर कौन सी शक्ति थी जो उन्हें विकेंद्रित कर रही थी? क्या तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका आरएसएस से पहले संबंध नहीं रहा है? वहां क्यों नहीं टूट हो सकता है? वहां भी कुछ लेकिन केशव जी, अगर कांग्रेस में टूटेंगे तो कांग्रेस के पास तो 99 लोकसभा सांसद हैं, तो वहां तो ये 2/3 वाला नहीं चल पाएगा। नहीं, स्टेट लेवल पे जो टूट होगी,
सांसद तो केंद्र के गिने जाएंगे, सांसद पार्टी के नहीं, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो हाँ उपचुनाव का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो वैसे ही संख्या कम हो जाएगी। उपचुनाव का सामना करना तो बाद में आएगा, उपचुनाव में भी जिता के ले आएंगे। बिल्कुल, टूट कहीं भी हो सकता है। यहां तक बात तो यह भी की जा रही है कि कर्नाटक में भी कुछ लिंगायत सांसद हैं जो अभी दूसरे खेमे में है, कांग्रेस खेमे में है, शायद वहां भी इस्तीफे हों, वहां भी टूट फूट हो जाए। तो ये कहीं भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे जो नंबर है, मुझे लगता है कि मछली की आंख की तरह इनकी नज़र, जैसे अर्जुन की नज़र सिर्फ मछली की आंख पर थी, उसी नंबर पे है। इनका टारगेट इन्होंने पहले फिक्स कर रखा है एंड स्लोली दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। वो उसको अचीव करेंगे। जो बात उन्होंने कहा था 400 पार, तो वहाँ पब्लिक ने 400 पार नहीं कराया। अब ये अपनी कतर ब्योंत से 400 पार करने की ओर अग्रसर है। और वैभव, आज की सच्चाई यही है, किसी ने नहीं सोचा था कि राघव चड्डा और उनके साथ जो अन्य लोग हैं, बिल्कुल 7 सांसद पाला बदल लेंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि टीएमसी और खास करके टीएमसी में सायोनी घोष पाला बदल लेंगी। और उसी तरह अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में यह विखंडन हो रहा है। और आप महाराष्ट्र की बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले को छोड़कर बाकी सारे लोग आ सकते हैं इनके खेमे में। मेरा सवाल तो यह है कि क्या सुप्रिया सुले नहीं आ सकती है? बिल्कुल, कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले, ये चर्चा भी चली थी जब अजित पवार थे। अजित पवार की मृत्यु से पहले ये चर्चा चली थी, आकस्मिक रूप से दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। बाकी ये चर्चा चली थी कि केंद्र में सुप्रिया सुले एनसीपी के पूरे ढर्रे को, कुनबे को संभालेंगी, राज्य में अजित पवार संभालेंगे। तो फिर संभव क्यों नहीं है? सुप्रिया सुले से तो नजदीकी भी रही है, आई मीन सुप्रिया सुले की नजदीकी रही है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। अब देखना यह है कि एनडीए के खेमे में कब 400 पार का आंकड़ा आता है, कब 362 के आसपास ये पहुंचते क्या हैं। डीएमके के 22 सांसद भी दे सकते हैं समर्थन? दे सकते हैं, जिस तरह से खिचड़ी बन रही है दे सकते हैं। कांग्रेस से जो खिंचाव हुआ है, कौन जानता है कि कल डीएमके भारतीय जनता पार्टी पहले भी सहयोगी रहे हैं, कोई ऐसी डील हो जाए, कोई ऐसी उनको कोई ऐसा पैकेज मिल जाए, तो कल को डीएमके फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का हिस्सा बन सकता है। हो कुछ भी सकता है। अगर विपक्ष का सांसद बिकाऊ है और भारतीय जनता पार्टी के पास उनको खरीदने के लिए धन है पर्याप्त, तो वो तो बाजार में निकले ही हुए हैं। और उनको मालूम भी है, उनको ये ऑब्जेक्टिव अपना, वो सबसे पहले उनको मालूम है कि उनको ये क्यों चाहिए। तो उनमें कहीं डेविएशन नहीं है, कहीं भटकाव नहीं है, वो केंद्रित हैं अपने लक्ष्य के प्रति। और इस वक्त उनके पास संसाधन भी है, तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें नैतिकता और अनैतिकता की बात अब रह ही नहीं गई है वैभव। ये सब कुछ एक जंग है, और जंग और प्यार में सब जायज होता है। तो ये प्यार से इस जंग को जीतने के लिए निकल पड़े। बिल्कुल। शिवेन जी, यही आखिरी सवाल आपसे भी, अगली टूट आप किस पार्टी में देख पा रहे हैं? कौन सा दल जिसमें दरार दिख रही है आपको? देखिए, प्रयास तो भारतीय जनता पार्टी सभी करेगी, लेकिन हम आंकड़ों के हिसाब से देखें, जैसे अभी बात चल रही है समाजवादी पार्टी की, लेकिन उसका जो आंकड़ा है बहुत बड़ा है। और यूपी के अंदर जो चीजें हैं, कहीं कहीं से जो लोग जीत के आते हैं, आप चुनाव 2022 का भी है, वो 2027 का भी है, अभी बहुत से गणित नेता लगाएंगे, इतनी आसानी से नहीं होगा। लेकिन ये बात सही है कि टारगेट तो समाजवादी पार्टी का बनाया जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या कैसे, क्या वो नेता चुनाव में उतरने को तैयार नहीं होते इतनी जल्दी अभी? तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन तरीका क्या निकाल ले। देखिए, आपने अभी, हम लोग बात कर रहे हैं कि सत्ताधारी दल में क्या बिकाऊ सांसद नहीं होते है ना? तो सत्ताधारी में क्यों नहीं होती? वहां आवश्यकता नहीं है ना। जब हार होती, जीते हुए के साथ सब जाना चाहते, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। अगर मौका मिलेगा वहां जाएंगे, हारे हुए के साथ कौन जाएगा? या अब देखिए, या फिर आप देखते हो कई बार जैसे विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, तो उस समय भागते हैं लोग, इसलिए कि चुनाव का मौका मिलता है, पता नहीं होता है, जीत हासिल करने के लिए, रास्ता देखने के, उस समय भागम भाग होती है। लेकिन ऐसे वक्त में जब चुनाव अभी दूर है उस नजरिए से, तो अभी आदमी अपने क्षेत्र में, खाली पैसा ही की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे सांसद विकास के भी, देखिए जो सरकार सत्ता में होती है, वो विपक्षी सांसद हो, विपक्षी विधायक हो, उनको
उनको कई तरीके से मार करके, जैसे विकास की योजनाओं को लेट कर देना, उनकी बात ना सुनना, मसले ना हलना। बहुत से अब सांसद निधि कितनी होती, विधायक निधि कितनी होती, 5 करोड़ में क्या हो जाएगा? एक बड़े क्षेत्र में 5 करोड़ में क्या कर लेगा? तो सवाल ये, विधायक निधि सांसद निधि से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी चीज तो होती है सरकार के सत्ता के साथ चलना, सत्ता के साथ, या फिर सत्ता इतनी मतलब ईमानदार हो कि भाई वो सभी कर। तो कई जगह से उन्हें अपने क्षेत्र के विकास को लेकर भी समस्याएं होती हैं, वहां भी वो कंप्रोमाइज करते हैं। पैसे की बात, 50 करोड़ की बात, पता नहीं, मुझे तो इस पर नहीं, क्योंकि 50 करोड़ एक सांसद की आज की तारीख में कुछ है नहीं, सच्चाई है। बहुत बड़ी, बहुत छोटी सी रकम है उनके लिए। अगर जो नेताओं के पास बैठते हो वो जानते होंगे इस चीज को, ये बहुत छोटी रकम है। लेकिन हाँ, जनता के लिए कहने में सही है, अपनी बात बताने के लिए सही है, लेकिन मुझे लगता है टारगेट समाजवादी पार्टी से ही हल होता है। और पार्टियों के पास इतने सांसद उस तरीके से दक्षिण भारत में मुझे नहीं लगता है। अचानक केशव जी बता रहे हैं कि डीएमके का साथ किस तरीके से हो सकता है, उसमें भी संभावना कम है। लेकिन टारगेट ये है, लेकिन अब आगे का महाराष्ट्र थोड़ा मुश्किल लगता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.